नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानों और पशुपालन के संबंध में तो जानकारी देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। और अपने आज के इस वाले हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रही योजनाओं के संबंध में। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार का सपना है 2022 तक आप सभी की आय को दोगुना करना, और इसी के लिए सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे आपको लाभ मिल सकता है। इस योजना के बारे में आज हमें ज़्यादा जानकारी देंगी डॉक्टर ए नीरजा, जो कि संयुक्त सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। आत्मनिर्भर कृषि के अंतर्गत हम 1 लाख करोड़ की जो भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आने वाला है, ये सारे बैंकों को दिया जाता है, ये तो सबको पता है। इससे हमारे किस तरह के लाभ होगा, हम आत्मनिर्भरता के तरफ कैसे बढ़ेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के क्षेत्र में मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ एज द जॉइंट सेक्रेटरी। इसमें ऐसे है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे डिपार्टमेंट में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को 2 तरह की स्कीम्स के द्वारा कर रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो फिर ये स्कीम, ये जो हमारी फंडिंग है, इस फंडिंग को हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाएगा। ये क्या होता है, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी प्रोड्यूस होता है, इसका सही तरह की लेबलिंग, इसकी जब तक इसकी पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे कि आप इसको निकालोगे, लेबलिंग करेंगे, इसका कलेक्शन सेंटर्स पे लाएंगे, इसको अच्छा सा एयर कंडीशन वैन्स की ज़रूरत पड़ता है और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ता है। ये सारे के लिए हमें कुछ फंडिंग चाहिए। जो पहले हमारे डिपार्टमेंट का रुझान होता था कि हम प्रोडक्शन तक सीमित रहते, बट अब हम इसको आगे ले जा करके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी ले जा रहे हैं। हमारी एक स्कीम इसी परिप्रेक्ष्य में ऑलरेडी चल रही है पूर्वोत्तर राज्यों में। बट ये जो हमारी ये 1 लाख करोड़ की फंडिंग से क्या होगा कि हमारे जो भी FPOs हैं, जो FPOs का 10,000 FPOs का बात चल रही है, उन FPOs का भी हमारा इनसे फंडिंग मिल सकता है। और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है, यूथ है, वुमेन है, जो ऑलरेडी एग्री एंटरप्रेन्योर के रूप में आज की डेट में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए भी इससे लोन मिल सकता है, जिसमें आप सबको पता है कि 3% का सबवेंशन भी है। तो ये बहुत उपयोगदायी होगा और हमारे देश को आत्मनिर्भर कृषि बनाने में सक्षम होंगे। जैविक खेती में देखिएगा, आज की डेट में हमारे जैविक खेती में लगभग 6 लाख हेक्टेयर हम परंपरागत कृषि विकास योजना में कवर किए हैं, और लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो हैं हम MOV CDNER पूर्वोत्तर राज्यों में किए हैं। तो उसी में मैं कह रही हूँ कि जहाँ से वहाँ तो प्रोडक्शन अच्छी तरह हो रहा है। जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो आपका स्पाइसेस का बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल का अच्छा है और चिलीज़ का अच्छा है, और यहाँ पे PKVY के अंतर्गत भी आपका सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का अच्छे हैं। बट जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका हम लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हमें ये जो भी आपकी फंडिंग आई है, इस फंडिंग से एग्री एंटरप्रेन्योर फार्मर्स जितने लोग, माने 6 लाख है, तो आपकी देख लीजिएगा, तो लगभग मेरे ख्याल से जितने एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं सबको लाभदायी होगी ये चीज़। हमारी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ये एक इतनी अच्छी स्कीम है। इसमें हमारे प्रोडक्शन से लेकर के वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग तक का ये सारे हम लिंक करते हुए इस स्कीम को लाए थे। इसमें इतने अच्छे हमने मेजर स्कीम, आप जानते हैं कि जैसे हमारे स्पाइसेस है, जिंजर, टर्मरिक, पाइनएप्पल, चिलीज़ और कार्डमम,
जैसे और फिर आपका कीवीज़, ये सारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मुख्य क्रॉप्स होते हैं। इन सब का हम जो है इस स्कीम के अंतर्गत हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसमें लगभग 150 FPOs हमने ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बना दिए हैं, और ये जो FPOs जो हैं दे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपकी चिल्ली फ्लेक्स एक्सपोर्ट हो रहा है, पाइनएप्पल की जूस भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर में भी हम इसको जैसे कि आपकी बिग बाज़ार, बिग बास्केट, रवांता फूड जैसे बहुत सारे इंडिजिनस जो एजेंसीज हैं वो सारे ऑर्गेनिक वस्तुओं को लेकर के हम इनको मार्केटिंग भी करा रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसे हैं कि जो हम आत्मनिर्भर कृषि की जो बात करते हैं, फार्मर को माने सेल्फ रिलायंट बनाने की हम बातें करते हैं, तो ये हमारे स्कीम जो है इसमें फार्मर को और एंटरप्रेन्योर को भी सक्षम बना रहे हैं। फार्मर तो है ही FPO के द्वारा, बट एंटरप्रेन्योर कैसे आ रहा है, जो आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है की जो भी चीज़ें करनी है, जैसे आपको रीफर वैन चाहिए, आपको प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, आपको कलेक्शन सेंटर, ग्रेडिंग सेंटर से सारी चीज़ कभी कभी FPOs पूरे नहीं कर पाते फार्मर्स, तो आपको एग्री एंटरप्रेन्योर्स के बीच में ज़रूरत पड़ता है। तो उसी के हिसाब से हमने अपने स्कीम के अंतर्गत भी लगभग 6 करोड़ तक का, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात मैं कह रही हूँ, उसके लिए तो 6 करोड़ तक का आपको मिलता है। तो मैं इस आपके DD किसान के माध्यम से हमारे देश के एंटरप्रेन्योर को मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस स्कीम की तरफ देख लें। आप अपने जैसे कि हम सबको ये हमारे स्वावलंबी बनना है, और हमें इन सबको वी नीड टू मेक आवर ओन थिंग्स इन आवर कंट्री। तो आप सब इसमें भी अपने योगदान दे दे, जो भी इंटरेस्टेड है वो कृषि मंत्रालय में हमारे एक ऑर्गेनिक सेल में भी बात किया कर सकते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हर स्टेट में इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर डायरेक्टर्स होंगे, उनसे बात करें, या ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंचार्जेस होंगे, उनसे बात करें। आप इन सब में भाग ले सकते हैं और 50% की सब्सिडी आपको इसमें मिलता है। तो ये कोई कम चीज़ नहीं है। इससे क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट की भी होगी, और उस रीजन में हम प्रोसेसिंग भी करेंगे, ताकि आप सब जानते हैं कि उस रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का वो टेरेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस तरह की डिफ़िकल्ट टेरेन में अगर आपकी जैसे लोग जाकर के करेंगे, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा। वहाँ की माने एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, आपको भी, एंटरप्रेन्योर को भी फ़ायदा होगा, और ये देश में भी हम हर चीज़ हमारी तरफ से जो बनने वाली बात हम करते हैं, ये सारे के लिए ठीक हो जाएगा। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में गौपालन को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। हमारे कई ऐसे पशुपालक किसान भाई बहन हैं जो कि गौपालन करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आय में भी इजाफा कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गौपालन के अंदर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस सेगमेंट में।
प्राकृतिक संसाधनों में बहुत धनी देश है। हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार की नस्ल की गायें हैं और ये गायें हमारे वातावरण के अनुकूल रहती हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर हम इन गाँव में और सुधार करना चाहें तो इनमें और भी सुधार हो सकता है। इनके दूध उत्पादन की मात्रा भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ में गायों से एक हम सफल व्यवसाय चला सकते हैं, जिससे गाँव के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ में जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अच्छी किस्म के गाय के उत्पाद मिलेंगे, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा और गायों से जो पंचगव्य प्राप्त होता है उसका आयुर्वेद में एक विशेष महत्व है। अगर हम इन सभी संसाधनों का सही से हम प्रबंधन करते हैं तो हमारा जो युवक है उसको कभी भी गोपालन में नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन लाभ तभी होगा जब उसका प्रबंधन बहुत अच्छा हो। जब हम कोई गाय के लिए डेयरी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी गाय की नस्लें हैं जो दूध के लिए बड़ी फेमस है, जैसे थारपारकर हो गई, रेड सिंधी हो गई, साहिवाल हो गई, राठी हो गई और गिर हो गई। ये 5-6 नस्ल की ऐसी गाय हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता अन्य नस्लों से कहीं बेहतर है और इनके दूध की जो गुणवत्ता है वो भी अन्य गायों से कहीं बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्यतः दूध 2 किस्म का होता है, जिसको A1 और A2 मिल्क बोलते हैं। जो A1 दूध है वो है जो हमारी विदेशी नस्ल की गाय हैं उनसे प्राप्त होता है और ये जो A2 दूध है ये हमारी देसी नस्ल की गायों से प्राप्त होता है। A2 दूध को ये माना जाता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर में रोग-रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों को उत्पन्न होने से हमें बचाते हैं और जो A2 दूध है वो कई बार हमें रोगों के संक्रमण में लाने का कारण बन जाता है। और ऐसी सोच है A1 दूध अच्छा नहीं है जितना कि A2 दूध अच्छा है और A2 दूध हमारी भारत की गायों का है। और इस आज जो A1 और A2 वाली बात है ये विदेशों में आजकल जो दूध बिक रहा है वो A1 और A2 के नाम से ही बिक रहा है और A2 दूध का जो भाव है वो A1 दूध से कहीं बेटर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रबंधन की तो एक तो हमने नस्ल की बात की जो हमारी अच्छी नस्ल की गायें हैं, उसके बाद में बात आ जाती है कि हमें उनकी ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन को कैसे मैनेज करना है। हमारे पास किसानों के पास 2 संसाधन होते हैं, एक तो हम जो हमारी कृत्रिम गर्भाधान को अपनाते हैं और कुछ जो हमारी प्राकृतिक है उसी से वो यूज़ करते हैं, मतलब बुल को यूज़ करते हैं। जहाँ पे सांड को यूज़ किया जाता है तो सांड का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। गायों की नस्ल से ज़्यादा या गायों की जो गुणवत्ता से कहीं ज़्यादा सांड की गुणवत्ता महत्व रखती है, क्योंकि एक सांड एक साल में लगभग 80 से 100 गायों से मिलता है। तो उसकी नस्ल अच्छी होगी तो कम से कम 80 से 100 गायों में सुधार का काम करेगा। लेकिन अगर एक गाय की नस्ल अच्छी है तो उससे हमें साल भर में मुश्किल से एक ही बच्चियाँ पैदा होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। सांड जो है कहा जाता है कि झुंड में जो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो गायों में सांड का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें सांड का चुनाव इस प्रकार से करना चाहिए कि उसकी माँ ने कितना दूध दिया है, क्योंकि सांड की जो गुणवत्ता है उसकी शक्ल से नहीं, उसके सींगों से नहीं, उसके शरीर से नहीं, बल्कि इस बात से जानी जाती है कि उसकी माँ की दूध की क्षमता कितनी है, जिससे कि उससे उत्पन्न होने वाली बच्चियाँ जो होंगी, बच्चे होंगे, उनकी भी दूध क्षमता बढ़ सके। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सांड का चुनाव ऐसे करें जिसकी माँ ने कम से कम 20 लीटर दूध दिया हो, जिससे कि हमारी जो गौशाला है उसमें नस्ल का सुधार का कार्यक्रम किया जा सके। लेकिन जहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान हम अपनाते हैं वहाँ पे अच्छी नस्ल के वीर्य का यानी कि सीमेन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए और यह प्रयोग एक कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर हमारे पास जो डॉक्टर कुशल नहीं है, वो ठीक से हाथ ठीक से नहीं डाल पाता है, तो गायों के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके ब्यात भी मारा जा सकता है और गायों के शरीर के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी किस्म के सीमन के साथ साथ में जो प्रयोग करने वाला डॉक्टर है उसका भी अनुभव अच्छा हो, उसको अच्छा ज्ञान हो, जिससे वो सही समय पे उसका प्रयोग करे। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी गायें कई बार हीट में आती हैं तो हम उसको ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। तो जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं उनको जो हमें हीट में आने के यानी कि गर्मी में आने के जो लक्षण हैं उनका ज्ञान होना पूरा बहुत ज़रूरी है। और जब भी हीट में आती है तो हमें ये देखना चाहिए हमें अपनी गाय को कब मिलाएं। हीट में आने के तुरंत बाद कभी भी कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे बाद करवाना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़े तो आप 4-5 घंटे बाद दोबारा भी कर देते हैं तो आपके गाय के कंसीव करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब गाय आपकी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद में दूध भी दे रही है और वो प्रेग्नेंट भी है,
तो आपको उसको चारे और दाने का प्रबंध ऐसे प्रकार से करना पड़ेगा कि उसको अपने शरीर के भी मेंटेनेंस के लिए मिल जाए, अपने दूध उत्पादन की भी क्षमता के लिए मिल जाए, और साथ साथ उसको उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी सही से पोषण मिल जाए। तो उसके आधार पर हमें करना चाहिए। तो गाय में जो पोषण व्यवस्था है वो हमेशा हमें गायों के किस हालत में हो, कोई गाय हैं, कोई दूध दे रही है, कोई दूध नहीं दे रही है, कोई गाभिन है, कोई गाभिन नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके पोषण की प्रबंध करना चाहिए। जो अधिक पोषण अगर कहीं गायों को मिलता है तो वहाँ पे भी बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ऐसी गायें हीट में आना कम शुरू कर देती हैं, दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, और शरीर भारी होने की वजह से उनमें कुछ बीमारी होने की भी संभावना रहती है। तो ये हमारे जो दूध उत्पादक है उसके शरीर पे मतलब उसके जो ऊपर एक भार पड़ जाता है कि उसको ठीक से उसको दूध उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारी गाय का बछड़ा या बछिया जो है लगभग 2.5 से 3 साल की हो जाए तो वो गाभिन हो जानी चाहिए। अगर गाभिन नहीं हो रही है तो हमें उसकी जाँच करवानी चाहिए कि गाभिन ना होने का क्या कारण है। कई बार ऐसा देखा गया है कि खनिज लवणों की कमी की वजह से गाभिन नहीं हो पाती हैं, तो उस समय खनिज लवण का चूर्ण को दिया जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्फेक्शन होता है तो उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार देखा जाता है कि ओवरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी एक अच्छे चिकित्सक से जांच करना बहुत ज़रूरी है, उसको निवारण करके जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाए। और जो गाय ब्याह जाती है, ब्याने के 75 दिन के यानी कि 2.5 महीने के अंदर अगर वो हीट में नहीं आती है तो फिर हमारे जो डेयरी वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या कारण है। उन कारणों का निवारण करके वो हीट में आनी चाहिए। जब तक हम साल में एक बच्चा नहीं लेंगे और दूध नहीं लेंगे तब तो जो डेयरी का व्यवसाय है ये लाभदायक नहीं बन सकता, और ये तभी बन सकता है जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने गौपालन के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। बदलते मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव करना हमारा कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य को निभाते हुए आइए आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ खास है इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
किसान भाइयों बहनों, हाल ही में हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, जिससे कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और आज दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये गांव कानपुर देहात के मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बेला बिधुना मार्ग पर स्थित है। इस गांव का क्षेत्रफल लगभग 50 हेक्टेयर और कुल आबादी 350 है। यहाँ सभी किसान परिवार रहते हैं और छोटी जोत के ही किसान हैं। यहाँ की अधिकतर जमीन ऊसर से प्रभावित है। बरसात के समय में मझियार गांव में जल भराव की समस्या रहती है। इस गांव के लोग मुख्य रूप से धान और गेहूं का फसल चक्र अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव के लोग सब्जी उत्पादन और पशुपालन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। सिंचाई के साधन के रूप में ये लोग ट्यूबवेल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ की सब्जी मंडी पास होने के कारण इस गांव के लोगों को सब्जी का अच्छा मूल्य भी मिल जाता है। खेती और पशुपालन के क्षेत्र में महिलाएं मुख्य रूप से अपना योगदान दे रही हैं। मझियार गांव की ही रहने वाली एक महिला किसान है माया देवी, जिन्होंने सब्जी उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और इस गांव का नाम भी रोशन किया है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई, एक बिसुए में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। श्रीमती माया देवी का हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में निरंतर जुड़ाव होने के कारण जो उनके सब्जी उत्पादन और आदर्श गृह वाटिका के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसके में हमने अपने सब्जी उत्पादन में उनको अपने विश्वविद्यालय और केवीके के द्वारा जो हमारी आज़ाद P3 और आर्किल मटर की प्रजाति, सब्जी मटर की प्रजाति है, उनको हमने दिया और उनसे अच्छा उत्पादन ले रही है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं, उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो
दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है, उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।